नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। राजनीति में बयानबाजी को लेकर काफी कुछ बवाल देखने को मिलता है और रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा सांसद राजस्थान से, जिनका एक विवादित बयान राहुल गांधी को लेकर उन्होंने बयान दिया, इस बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। राजस्थान दौरे पर रवनीत सिंह बिट्टू पहुंचे तो वहीं राजस्थान पहुंचने पर कांग्रेस की ओर से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया है, काले झंडे दिखाए गए, नारेबाजी की गई। पीसीसी चीफ ने बयानबाजी की थी कि राजस्थान आके दिखाए बिट्टू। ये पूरी तमाम बयानबाजी को लेकर बवाल की घटनाएं देखने को मिल रही है राजस्थान में। इसी पर आज चर्चा करेंगे। आज का एजेंडा में चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता गोविंद सिंह चीपा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पौरुष जी, रवनीत सिंह बिट्टू ने जो बयान दिया, बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है, कांग्रेस की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसा क्या मतलब रवनीत सिंह बिट्टू ने जो कहा है, बयानबाजी देखने को मिल रही है। चुनावों में भी इस प्रकार की बयानबाजियां बहुत सारी देखने को मिली थी, लेकिन टारगेट क्यों किया जा रहा है रवनीत सिंह बिट्टू को? देखिए आशीष जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारत की जो परंपरा रही है, हमारे यहाँ पे देखिए कि जो पक्ष और विपक्ष जो होता है वो लोकतंत्र के दो पहिए हैं कि जिन पहियों पे सवार होकर के लोकतंत्र की गाड़ी चलती है। रही बात है संसद की डिबेट की, चाहे हम टीवी पे बैठ के डिबेट करें, संसद में डिबेट होती है, विधानसभा में डिबेट होती है, तो हमारे यहाँ पे सनातन संस्कृति में शास्त्रार्थ का बहुत पहले से प्रोविजन रहा है कि भाई आपस में विद्वान होते हैं, दो विद्वान बैठते हैं, अपना अपना मत रखते हैं, फिर बाद में जब लास्ट में होता है तो वो मतैक के होकर के जो है कोई निष्कर्ष निकलता है और जो जनता या जो भी लोग होते हैं वो उसको आगे अपनाते हैं और अपने जीवन में उसको वो करते हैं। परंतु देखिए पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से लोकतांत्रिक नेताओं के बयानों में और खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों में गिरावट आई है। आप देख रहे हैं कि हमारा विरोध सिर्फ रवनीत सिंह जी बिट्टू के से ही नहीं है, बल्कि जो राहुल गांधी जी को जिस प्रकार टारगेट किया जा रहा है भाजपा के नेताओं के द्वारा। कभी कहा जाता है कि उनके जो जीभ काट के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। कोई नेता इनका कहता है कि भाई हमें उनको अपनी दादी जैसी इनकी गति होगी, दादी जैसी हत्या, जैसे दादी जी हत्या हुई ऐसी हत्या हो जाएगी इनकी। और इनकी जो सांसद है कंगना रनौत जी, उनके जो बयान किसी से छुपे हुए भी नहीं है। और देखिए अगर किसी व्यक्ति के पार्टी के नेता के द्वारा कोई बयान दिया जाता है और अगर उसका पार्टी नेतृत्व आकर के उससे अपनी असहमति जताता है या उसको माफी मांगता है तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। ये आपसे पहले भी कई बार ऐसा होता था कि नेताओं की जबान स्लिप हो जाती थी, परंतु जिस नेता की जबान स्लिप हुई वो खुद भी माफी मांगता था या फिर उसकी पार्टी उसके बयान से पल्ला झाड़ती थी, वो बोलती थी इनके व्यक्तिगत विचार है, हमारे इसमें कोई लेना देना नहीं है। पर देखिए ये बड़े ताज्जुब की बात है कि जिस परिवार ने इस देश की आजादी से पहले और देश की आजादी के बाद जो परिवार शहीद हो गया, जिस राहुल गांधी जी की दादी जी की शहादत हुई, जिनके पिताजी की शहादत इस देश को बनाने में हुई, जिनके नाना जी और जो पहले वाले जो हैं उन्होंने अपने बरसों जेल में निकाले। अब देखिए उस परिवार के, जिस परिवार में ऑलरेडी जो है आतंकवादी हमले दो बार हुए, दो प्राण गए, उस परिवार के लोगों को आकर के भाजपा के अधिकृत नेता जो होते हैं, जो सरकार में मंत्री होते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं कि भाई तो आतंकवादी है, इसकी जीभ काट लो या इसका आशीष इसकी दादी जैसा होगा। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की चिंता स्वाभाविक है और ये चिंता जब भी बढ़ जाती है कि जब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वरिष्ठ केंद्रीय स्तर के किसी बड़े नेता के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने नेता को न डांटा जाता है, न फटकारा जाता है, न उनसे सहमति जताई जाती है। तो निश्चित तौर पर देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। कई बार बातें सही भी होती है, गलत ऐसे मत हुआ जा सकता है, परंतु उसका स्तर हम यहां लिया है कि हम सामने वालों को देशद्रोही बताएं या आतंकवादी बताएं या फिर हम उसको। लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू तो कांग्रेस के नेता थे, क्या बीजेपी में जाते ही वो बदनाम हो गए? देखिए कहावत होती है कि कोई आदमी जब नया जब धर्म परिवर्तन करता है तो उस धर्म के जो इष्ट होते हैं उनके नाम ज्यादा जपता है वो अपनी वफादारी साबित करने के लिए, ऐसी कहावत होती है। तो उसी संदर्भ में देखिए मैं इसी बात को भी कहना चाहूंगा कि जो रवनीत सिंह बिट्टू हैं, इनके दादा बेन सिंह जी, जिनको कांग्रेस पार्टी ने लगातार सम्मान दिया, जिनको कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बना करके रखा, और साथ ही साथ कि उनके दादाजी ने पंजाब के विकास में उनका इतना बड़ा योगदान था और वो शहीद हुए देश के लिए। तो एक ताज्जुब की बात यही आशीष जी कि एक शहीद परिवार का बेटा पोता एकमात्र सत्ता के लिए, एकमात्र सांसद बनने के लिए वो व्यक्ति इस हद तक गिर गया कि वो दूसरे जो परिवार जो शहीद का परिवार है, जिसका राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है जिस परिवार का, उस परिवार के व्यक्ति के लिए ऐसे ओछे शब्द कर रहा है। और देखिए दूसरी बात, उस आदमी की संस्कृति क्या है वो इस बात से पता पड़ती है कि उन्होंने अभी विधानसभा चुनाव हुए थे पंजाब में, आपको ध्यान होता है, उसके बाद लोकसभा चुनाव अभी हुए हैं हमारे, वो दो चुनाव हारे हुए हैं।
उनको पंजाब की जनता इस बात को जान गई कि भाई कई बार अच्छे व्यक्ति के घर में भी बुरे व्यक्ति पैदा हो जाते हैं और बुरे व्यक्ति के घर में कई बार अच्छे व्यक्ति पैदा हो जाते हैं। तो बेअंत सिंह जी का जो परिवार की परंपरा का जो निर्वहन करने वाली जो उनमें गुण होने चाहिए, जो संस्कार होने चाहिए, वो उनके अंदर वास्तव में नहीं है। अगर उनमें वास्तव में होते तो पंजाब की जनता बेअंत सिंह जी को आज भी याद करती है, परंतु इनके जो है इनके कर्म देखे होंगे, इनका आचरण देखा होगा, इनके संस्कार देखे होंगे, इसलिए पंजाब की जनता ने उसको खारिज किया और भारतीय जनता पार्टी ने उस व्यक्ति को लाकर के राजस्थान में लाकर के राजस्थान के की जनता के ऊपर इनकी छातियां बैठा करके ऐसे निकम्मे आदमी को लाकर के बैठाया जो इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। राजस्थान वीरों की भूमि रही है, राजस्थान की धरती स्वाभिमान की धरती रही है, राजस्थान की धरती एक दूसरे का सम्मान करने की रही है। परंतु देखिए आप आकर गोविंद जी, रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी ने उन्हें बिगाड़ दिया, उनके बोल बिगड़ गए हैं, बयानबाजी इस प्रकार की कर रहे हैं, निकम्मा कह दिया गया है। अभी भी जो परुष जी है उन्होंने कहा कि ऐसे निकम्मे थे कि जनता ने नकार दिया, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पैराशूट उम्मीदवार बनाकर राजस्थान की जनता की भावनाओं को दरकिनार करके और उन्हें राज्यसभा भेज दिया। ऐसा क्या रवनीत सिंह बिट्टू में देखने को मिला जिससे कि उनको राज्यसभा भेजा गया? चुनाव हार गए, जनता ने नकार दिया, उसके बावजूद उन्हें भेजा गया और जो बयानबाजी उन्होंने की है उस बयानबाजी को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आशीष जी, तेरी शान घट जाती या तेरा रुतबा घट गया होता, जो बात तूने इतना चीख चीख के कहा वो मुस्कुरा के कह दिया होता। निबंध पूरा याद करके आए हमारे पूर्व जी आज, और धारा प्रवाह बिल्कुल सांस तक नहीं ली इन्होंने, सांस भी पूरा बयान पूरा करने के बाद ही ली है। अच्छी बातें करी शुरुआत में, शास्त्रार्थ होता था, ये होता था, गिरावट आ गई, पिछले 4-5 सालों में आ गई, मोदी जी के आने के बाद आ गई। मौत का सौदागर किसने कहा था याद है? भूल गए पूर्व जी? इसलिए आप ये जो गिरावट आ गई है मोदी जी के आने के बाद आ गई है, ये इस तरह की बातें ना करें। ऐसे तमाम बयान मैं भी आपको सुना सकता हूं, मैं भी आपको याद दिला सकता हूं। कांग्रेस पार्टी सिखों की कब से हितैषी बन गई, जिन्होंने सिख भाइयों के गले में टायर डाल डाल के जलाए, जिनके एक स्थापित प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया कि धरती हिलती है अगर कोई बड़ा वृक्ष गिरता है। इस तरह के जो बयान से आप जो दिल्ली के केंद्र सरकार दिल्ली में बैठी हुई है और दिल्ली में हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम किया गया, पुलिस मूक दर्शक बन के देखती रही, बल्कि पुलिस उसमें सहायक बनी रही, ये सब होता रहा। और शहादत की बात करते हैं आप, कोई आपका गार्ड आपको मार देता है तो उसको शहादत मत कीजिए। शहीद वो होता है जो फ्रंट पे सामने गोली चलती हुई देखता है, वो खाता है, उसको शहीद मानते हैं। आपके गार्ड ने आपको गोली मार दी, आप अपने आप को शहीद कह रहे हो। और निकम्मा नाकारा, ये इनकी शब्दावली है, मानता हूं मैं। गहलोत साहब निकम्मा नाकारा सचिन पायलट साहब वो कहते थे। अब ये इनकी पार्टी में जब तक रवनीत बिट्टू साहब रहे तब तक अच्छे रहे, इधर आ गए, अब उनको उधर उनको लगा हुआ कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा जो जिस तरह का रहा है वो खासकर सिख भाइयों के लिए रहा है। कांग्रेस पार्टी जो जातिवाद की राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी जो धर्म की राजनीति करती है, मैं कोई धर्म का नाम नहीं लेना चाहता, यहाँ से दर्शक भाई बहन समझ रहे हैं, उसको छोड़ के आज एक मैंने पिछली डिबेट में भी यहाँ पे यहीं इसी चैनल से कहा था कि कांग्रेस पार्टी बांटो राज करो की नीति में बहुत पारंगत हो गई है। लेकिन जो बयान रवनीत सिंह बिट्टू ने दिया राहुल गांधी को, उन्होंने सीधे तौर पर आतंकवादी कह दिया, तो ये बयान कहां तक जायज मानते? कभी ये जातिगत जनगणना की बात करते हैं क्योंकि अब इनको लगता है कि हिमाचल में थोड़ा सा फॉर्मूला चल गया, फॉर्मूला चला नहीं, वो एक अलग विषय था। और कभी ये जो है इनके सिख भाइयों के लिए उसमें बात करते हैं। आपने पूछा रवनीत बिट्टू साहब ने जो आतंकवादी कहा, देखिए सिख भाइयों को टारगेट करके जिस तरह से इनके वंश में जिस तरह से सिख भाइयों को हमेशा टारगेट किया गया है, उस तरह से अगर उनको कोई आतंकवादी भी कहा है बिट्टू साहब ने, तो मैं सोचता हूं कि उनके मर्म को समझना चाहिए। उन्होंने किस आधार पे कहा है, उन्होंने क्यों कहा है कि जो पार्टी सिख भाइयों के हमेशा खिलाफ रही है, जो पार्टी सिख भाइयों को कत्लेआम करती रही है, जो पार्टी सिख भाइयों को हमेशा सेकंड क्लास का नागरिक समझती रही है, इसलिए मेरे को जहां तक लगता है। लेकिन जो गुस्सा है वो सीधे तौर पर एक शब्द के रूप में आतंकवादी करार देना, ये कहां तक जायज मानते हैं? क्योंकि आप एक नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, और सीधे तौर पर अगर आतंकवादी कहा जाता है तो ये एक कहीं ना कहीं
दूसरी पार्टी की भावनाओं को आहत करने वाला बयान भी हो सकता है। देखिए राशि जी, आतंकवाद का मतलब कोई बम फोड़ना या कोई गोली चलाना ही नहीं होता। अपने शब्दों से किसी जाति विशेष को, अपने शब्दों से किसी वर्ग विशेष को आतंकित कहना, उसे दोयम दर्जे का साबित करना, यह भी एक आतंकवाद की श्रेणी में आता है। मैं समझता हूं कि इसलिए बिट्टू साहब ने उनको आतंकवादी कहा। पौरुष जी कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए आशीष जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बार बार हमारे सिख विरोध के लिए बारे में कथित तौर पे कहती है कि भाई हम उनके विरोधी है, तो उनको इस बात को नहीं बोलनी चाहिए कि देश में 2 बार सिख प्रधानमंत्री देने वाले जो है वो हमारी पार्टी थी, जिन्होंने कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक नौकरी कर रहे थे, वो अर्थशास्त्री थे, वो देश के महान अर्थशास्त्री थे, विश्व के महान अर्थशास्त्री थे, उनको नौकरी करते हुए हमारी पार्टी उनको मुख्य धारा में लेकर के आई और उसके बाद हमने उनको प्रधानमंत्री बनाया लगातार। और जिन बिट्टू जी के बारे में भी बढ़ चढ़ के बोल रहे थे कि साहब उनको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे धर्म को ठेस पहुंच गई इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया, तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो कोई रास्ते चलते व्यक्ति नहीं थे। और यही कांग्रेस पार्टी थी कि जिन्होंने इंदिरा जी की हत्या के बाद में, या जो कथित तौर पर जिन दंगों की बात ही कर रहे हैं, उसके बाद में उनके दादाजी को मुख्यमंत्री बना करके रखा। तो यदि वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हैं तो उनको इस बात को कहनी चाहिए, उनको अपने दादाजी की भी बुराई करनी चाहिए। और अगर वो दादाजी अगर वो दादाजी की नीतियों का समर्थन करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको कांग्रेस का भी समर्थन होता है। और अगर वो अपने कांग्रेस पार्टी की खिलाफत करते हैं तो इससे इस बात को साबित होती है कि पंजाब की जनता ने उनको बार बार खारिज क्यों किया। देखिए अब इनको सिख धर्म का बड़ा दर्द आ रहा था। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल में आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले दंगाइयों पे वहां पे पुलिस ने कार्रवाई की थी, जिसमें एक सिख आईपीएस ऑफिसर थे। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको खालिस्तानी बताया। आप कहते हैं बोले कि साहब राहुल गांधी जी ने वहां पे जाकर के क्यों कहा? ये आप आशीष जी, आप ही के चैनल में खबरें देखी ना हमने किसान आंदोलन वाली, और कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा लगातार जो है वो हमारे जो देश के किसानों को खालिस्तानी बताया गया। ये कहा गया कि भाई ये लोग किसान कहां से हो गए, इनके पास तो पिज्जा आ रहे हैं, इनके पास तो बर्गर आ रही है, इनके पास तो एसी गाड़ी आ रही है। अरे भाई, आप क्या किसान को हल जोतता हुआ जो होता है किसान, आप क्या किसान को गरीब देखना चाहते हैं? किसान अगर अपनी मेहनत की कमाई की, किसान अगर गाड़ी ला रहा है, किसान अगर अच्छा खा रहा है, आपने तो कोशिश करी थी किसानों को काला कृषि कानून ला करके और साथ में जो है भूमि अधिग्रहण कानून ला करके किसानों की जमीन छीनने की। आप तो वास्तव में उनको गरीब बनाना चाहते थे। आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उस आंदोलन हुआ जिसकी वजह से जो है भूमि अधिग्रहण बिल आपकी सरकार को कैंसिल करना पड़ा, और उसके बाद किसानों को आपने के द्वारा जो लगातार खालिस्तानी बताया गया, ये पीड़ा राहुल गांधी जी ने वहां जाकर के व्यक्त की थी। और आप आपके नेता जो है वो खुद की हरकतों पर या खुद का बयानों पर शर्मिंदा होने की बजाय हमारे नेता को आतंकवादी बता रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, आतंकवादी अगर एक केंद्रीय मंत्री अगर नेता प्रतिपक्ष को आतंकवादी बताता है तो ये उसकी सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। लेकिन आपके नेताओं होने के नाते बयान देते हैं, आपके नेताओं को भी कई बार देखा गया है, और मंत्री जो होता है वो मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व दुनिया पे काम करता है। लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर आतंकवादी घूम रहा है और कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, मान लिया आपकी बात सही है, नेता प्रतिपक्ष को इस प्रकार की भाषा में संबोधित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन चुनावी सीजन में भी हमने देखा देश के प्रधानमंत्री को लेकर आपके नेताओं ने भी कम बयानबाजी नहीं की है। गोविंद जी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बयानबाजी राहुल गांधी जी अगर देश में करते तो समझ में आ सकती थी, भी प्रतिपक्ष के नेता हैं, कह सकते हैं, और उनको सरकार की अगर कहीं कोई कमी नजर आती है तो कहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करते हैं और हमेशा कैसा यूज करते हैं? कभी चाइना में जाके बोलते हैं, कभी अमेरिका में जाके बोलते हैं, विदेश की धरती पे जाके जिस तरह से ये भारत की बात करते हैं और भारत को इस तरह से एक तरह से नीचा दिखाने की बात करते हैं, इस पे मुझे ऐतराज है। इन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, ये क्या? मैं आपको बता दूं कि वो आपके हमारे भी प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह जी, उनकी छवि कैसी थी? बिल लोकसभा में पास हुआ, ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया राहुल गांधी जी ने। किस हैसियत से फाड़ा? क्या पद था उनके पास? आपकी कैबिनेट का पास किया हुआ ऑर्डिनेंस, आपके प्रधानमंत्री का के हस्ताक्षर किया हुआ ऑर्डिनेंस, और आपके ही एक नेता ने फाड़ दिया। ये इज्जत थी आपकी, आपने सिखों को जो इज्जत बख्शी है। और ज्ञानी जैल सिंह जी जो राष्ट्रपति थे इंदिरा जी के समय में, एयरपोर्ट पे इंदिरा जी को रिसीव करने पे मजबूर कर दिया ज्ञानी जैल सिंह जी को, जबकि राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल होता है कि वो प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने नहीं जाएगा। और उस समय तो आशीष जी एक चुटकुला बड़ा मशहूर था जी कि एक लड़की ने कहा कि मुझे ऐसा पति चाहिए कि जो मेरे कहने से उठे, मेरे कहने से बैठे, मेरे कहने से खाए, मेरे कहने से न खाए, मेरे कहने के अनुसार चले। तो उस समय जो ये चुटकुला चलता था कि लोग कहते थे कि इनको पति नहीं, इनको राष्ट्रपति चाहिए। ऐसी छवि हमारे राष्ट्रपति की इन्होंने बना के रख दी थी ज्ञानी जैल सिंह जी की इंदिरा जी के समय में। तो आपने सिखों का कब कितना सम्मान किया है, कब उनका कितना अपमान किया है, ये देश की जनता स्वयं आपको बार बार हर चैनल पे बता देगी, मैं अलग से बता दूंगा। बिल्कुल पौरुष जी,
जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी को जो बयानबाजी करनी होती है देश की स्थिति को लेकर, जो लोकसभा में काम करना चाहिए, वो विदेशों में जाकर के भारत की छवि को धूमिल करने का काम, एक तरफ सरकारें जाकर के फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने का काम करती है, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष जाकर के ये कहते हैं कि भारत देश में हालत खराब है। आशीष जी देखिए, कहावत होती है कि कुशल उपदेश बहुतेरे, मतलब हम जो बोले वो सही है, सामने वाला करे तो वो छोटी सी चीज भी गलत हो जाती है। मैं आपसे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी की कोरिया की यात्रा थी, शायद दक्षिण कोरिया की थी यात्रा। उसके अंदर प्रधानमंत्री जी ने इस बात को जाकर कही थी कि भाई भारत में 2014 से पहले लोगों की स्थिति ये थी कि भारत में उनको पैदा होने में शर्म आती थी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहूंगा कि भाई मुझे लग रहा है कि गोविंद जी भाई साहब का भी जन्म 2014 से पहले का होगा तो आप इनसे पूछ लीजिए, अभी इनकी बारी है, जबकि भाई ये 2014 से पहले जब भारत में जब पैदा हुए तब उस समय इनको क्या शर्मिंदगी महसूस होती थी क्या भारत का नागरिक होने में या भारत में पैदा होने में। प्रधानमंत्री जी के द्वारा तो इस तरह के और भी अनेकों वक्तव्य जो है वो विदेशों की धरती पर जाकर के दिए गए। पर देखिए आज का जो संदर्भ है, इस संदर्भ में मैं इस आपत्ति को चाहे कांग्रेस पार्टी कहे चाहे भाजपा कहे, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। देखिए आज जब इंटरनेट क्रांति का युग है, मीडिया का युग है, सोशल मीडिया का युग है, आज आशीष जी हम लोग इस स्टूडियो बैठ करके बातें कर रहे हैं, हमारी इस बातों को पूरी देश की जनता सुन रही होगी, विदेशों के अंदर भी आपका चैनल जा रहा होगा, वहां पे बातें सुन रही होगी। तो कोई ये थोड़ा कहेगा व्यक्ति जाकर के साहब हमने जयपुर में बात की थी, वो अमेरिका के व्यक्ति ने सुन ली तो हम क्या करें। ये तर्क जो है ये आज के, ये पहले के जमाने में चला करते थे तर्क, ये आज के जमाने में चलने वाले तर्क नहीं है। और अब राहुल गांधी जी जहां पे इनके प्रधानमंत्री जी तो जो कोरिया में गए थे वो तो विदेशी कम्युनिटी के बीच में जाकर के अपना बखान कर रहे थे, वो खुद का गुणगान कर रहे थे कि भाई देखो मैं स्वयंभू भगवान का अवतार, मेरे आने के बाद भारत में स्थिति हो गई कि मैं भारत विकास की गंगा भरूंगा। सबसे पहले तो लोग कहते थे कि अरे मैं कहां पैदा हो गया भारत के अंदर, शर्म आती है बोले मुझे तो भारत में पैदा होने में। इनके प्रधानमंत्री जी ने तो कोरिया के लोगों के सामने बात कही थी, जबकि राहुल गांधी जी तो जो बात की थी वो सिख धर्म का कम्युनिटी सेंटर था, उनकी खुद की सिखों की कम्युनिटी थी। सिखों की कम्युनिटी का मूल चाहे वो कनाडा के सिखों, चाहे वो अमेरिका के सिखों, चाहे वो ब्रिटेन के सिखों, सबको पता है कि इनकी जड़ें भारत के अंदर और भारत में भी खास करके पंजाब के अंदर जड़ें हैं। तो सिखों को तो हम ये मान ही नहीं सकते कि भाई विदेशी लोग हैं, वो हमारे खुद के भाई हैं, वो ठीक है चले गए बाहर चले गए वो एक अलग बात है। तो अपने घर वालों के बीच में बैठ करके यदि कोई बातें कर रहा है उसको ये कह रहे हैं कि भाई आपने विदेश की धरती में कैसे बोल दिया। और प्रधानमंत्री जी कोरियाई लोगों की सभा के अंदर जाकर के बात बोलते हैं कि भाई भारत में तो 2014 से पहले पैदा होने में शर्म आती थी। इनकी कंगना रनौत जी कहती है कि भारत को तो आजादी सही मायने में 2014 में मिली है। तो क्या फिर ये महात्मा गांधी जी के आगे शीश नवाने की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को के आगे शीश नवाने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, और अनेकों सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे नेता हैं जिनको ये आजकल अपना आदर्श बताते हैं ये, तो क्या ये उनके आजादी के योगदान को नकार रही है भारतीय जनता पार्टी, या फिर इन्होंने क्या अपने सांसद को इस बात को डांट पिलाई कि भाई तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो। राजनीति की जगह है, पर आप क्या देश की आजादी के नायकों के योगदान को आप भुला देंगे खाली क्षुद्र राजनीति के लिए। जवाब ले लीजिए गोविंद जी से, जवाब ले लीजिए गोविंद जी। पौरुष जी को ध्यान नहीं है, कोरिया में उन्होंने ये कहा था कि 2014 से पहले भारत की छवि क्या थी और 2014 के बाद की जो भारत की छवि है उसमें अंतर है। पैदा होने में शर्म आती है, ये आप कट कॉपी पेस्ट मत करो। मैं आशीष जी आपसे निवेदन करूंगा कि आपके भी लाइब्रेरी में वीडियो पड़ा होगा प्रधानमंत्री जी का, उसको चलवा दे जरा भाई साहब ने। मुझे लगता है वो इनके पार्टी के नेता है तो इनका थोड़ा विषय वो विषय पे बाद में चर्चा करेंगे, अभी तो रवनीत सिंह बिट्टू पे चर्चा करनी है। एक बार जल्दी से अपना जवाब दीजिए। दूसरा ये है कि भारत की छवि निश्चित रूप से 2014 के, आपको पता है 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो यूनाइटेड स्टेट्स के अखबार ने लिखा कि भारत में पहली बार भारतीयों की सरकार बनी है। उससे पहले भारतीयों की सरकार विदेशी लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज यूक्रेन और रशिया दोनों चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में मध्यस्थता करें। आज अमेरिका के एयरपोर्ट पे खुद वहां के प्रधानमंत्री जी, वहां के राष्ट्रपति जी माननीय प्रधानमंत्री जी को लेने आते हैं, जबकि एक वो दौर था। मुझे एक भी तस्वीर दिखा दो ऐसी। आप एक वो दौर था जब 1991 में नरसिंहा राव जी प्रधानमंत्री थे भारत के, और वो वहां के जो राष्ट्रपति से मिलने के लिए 3 दिन तक समय मांगते रहे, 3 दिन तक समय नहीं मिला। ये फर्क होता है भारत की संप्रभुता का, भारत की सम्मान का। ये इस कॉन्टेक्स्ट में आपको पौरुषी देखना चाहिए कि भारत का सम्मान 2014 के बाद कैसा था और भारत का सम्मान 2014 के पहले कैसे था। बिल्कुल। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारे बड़े भाई जो है ये इनके ऊपर भी वो जो इनके जो सांसद है कंगना रनौत जी, तो वो उसी के बयानों का मुझे लग रहा है समर्थन कर रहे हैं। इन्होंने बात कही कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा था, तो वो बयान जो है वो गूगल पे भी मौजूद है और आपकी वीडियो लाइब्रेरी में मौजूद है, आप चाहे तो एक बार चलवा दें। प्रधानमंत्री जी के शब्द एज इट इज थे कि लोगों का ऐसा मानना था कि भारत में पैदा होने में शर्म आती थी। दूसरी बात इन्होंने कहा कि साहब अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो मोदी जी को लेने के लिए आते हैं। आप ही के चैनलों पे हमने खबरें देखी है
आलोचनात्मक खबरें देखिए कि मोदी जी वहां पे गए और बोले वहां का कोई मेयर भी लेने के लिए नहीं आया, उनको वहां के कोई अधिकारी आ गए, भारतीय दूतावास के आ गए। मैं आपको दावा कर रहा हूं इस बात का, आप तो राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति छोड़ दीजिए, अमेरिका की कहीं की काउंटी का कोई गवर्नर तक आप मोदी जी को लेने के लिए नहीं आया। जबकि राजीव गांधी जी की तस्वीरें अनेकों इंटरनेट पे मौजूद है, आप सर्च कर लीजिएगा, राजीव गांधी जी के साथ में इंदिरा गांधी जी की मौजूद है, नेहरू जी की मौजूद है तस्वीरें, कि जब वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति उनको गाड़ी से छाता लेकर के सीधे वहां का जो भी उनका जो भाषण देने वाला हॉल था, संसद भवन था, जहां पे भी उनके भाषण करवाए थे, वहां तक उनको लेके गए। मोदी जी की एक तस्वीर ऐसी मिल जाएगी जहां पे एयरपोर्ट पे अमेरिका का राष्ट्रपति छोड़ दीजिए, उपराष्ट्रपति छोड़ दीजिए, वहां की काउंटी का कोई गवर्नर भी लेने के लिए आया हो, तो आप जो कहेंगे उस बात को मानने को तैयार हूं। दूसरी बात देखिए, कह रहे हैं कि साहब हमारी विदेश नीति, आज क्या स्थिति हो गई मुझे बताइए आप। श्रीलंका आज आपका शत्रु बन गया, नेपाल जो हिंदू राष्ट्र कहा करते थे हम, जिसको हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, और ये लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। आज नेपाल की पुलिस उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर गोलियां बरसा रही है, वहां के चरवाहे जब यहां पे आते हैं और जब यहां का वन विभाग उनको काम करने से रोकता है। आज आपने भूटान को दुश्मन बना लिया, आज आपने श्रीलंका को दुश्मन बना लिया, आपने पाकिस्तान तो ऑलरेडी दुश्मन था ही, नेपाल को दुश्मन बना लिया, आपने बांग्लादेश को दुश्मन बना लिया। और देखिए आप, इनकी सबसे बड़ी बात, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं बोले कि साहब वहां पे जो सरकार बनी, बोले उसके अंदर मोदी जी का हाथ है, जो अभी वहां पे सरकार बनी। तो इनको, इनकी मैच्योरिटी का लेवल ये है कि इनको ये नहीं पता कि हम हमारे मुंह से क्या बयान दे रहे हो, इसका विदेश नीति पे हमारे क्या फर्क पड़ने वाला है। और जो रशिया, जो हमारे लिए भारत का सबसे पुराना दोस्त था, जो हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ा रहता था हमेशा, आपको ध्यान होगा आशीष जी 3 या 4 दिन पहले खबर आई थी कि उसने वहां के जो रशिया के जो कोई मंत्री हैं, सीनियर मंत्री हैं, उन्होंने पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर बनाने के लिए समर्थन किया है उन्होंने। आज हमारी स्थिति हो गई कि आपने हमारे को घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा, जबकि हमारी सरकार थी उस समय सिर्फ एक पड़ोसी के नाम पे सिर्फ पाकिस्तान एक हमारा दुश्मन हुआ करता था, बाकी जितने भी छोटे देश है आसपास के वो हमारे सब दोस्त हुआ करते थे। नेहरू जी ने आजादी के तुरंत बाद जो नया जो देश आजाद हुआ, जिसको 10 साल भी आजाद हुए नहीं हुए, उसने निर्गुट सम्मेलन आयोजित करके दुनिया में तीसरी शक्ति खड़ी कर दी थी, जो दोनों पक्ष, जो अमेरिका के, जो रशिया के और अमेरिका के अलावा जो तीसरा गुट, एक बहुत बड़ा गुट खड़ा कर दिया था। गोविंद जी जवाब ले लेते। आशीष जी, अमेरिका की जो पॉलिसी रही है वो 2014 से पहले क्या हुआ करती थी और 2014 के बाद में क्या पॉलिसी है, इसमें अब ये सब दुनिया देख रही है। जो भारत का जिस तरह से सम्मान बढ़ा है, जो भारत की नीतियों का समर्थन पूरे विश्व बिरादरी में सारा भारत का जो समाज भी कर रहा है और बाहर के वहां के लोग भी कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। आपको शायद जानकर बहुत अच्छा लगेगा पौरुष जी कि 27 देश ऐसे हैं जिन्होंने रुपए में व्यापार करने के लिए सहमति जताई और रुपए में व्यापार हो रहा है। देखिए ये गोविंद जी, कामयाबी नहीं है। ये बातें आज के मुद्दे से अलग हटकर है। रवनीत सिंह बिट्टू के बयान को लेकर अपन चर्चा कर रहे थे। रवनीत सिंह बिट्टू का जो बयान है उसका विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। जैसे ही जयपुर में उनकी एंट्री होती है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस प्रकार की घोषणा की थी कि बिट्टू आके बताए राजस्थान के अंदर, फिर हम बताएंगे, और उसी प्रकार से काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है, उसको लेकर के क्या कहें? देखिए आशीष जी, इस तरह का बड़बोलापन इसलिए इनको भारी पड़ता है कि राजस्थान की धरती पे आके बताएं। अब ये क्या राजस्थान की धरती पे आ नहीं सकते क्या? राज्यसभा सांसद हैं, और राजस्थान से ही सांसद हैं, राजस्थान से चुना हुआ सांसद, और राजस्थान में नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? और इनके जो आज धरने प्रदर्शन में 100 लोग मुश्किल से पहुंचे। आप देखिए कि आपने आने नहीं दिया उनको बेचारों को। मीडिया चैनल सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जगह जगह पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, उनको पहुंचने नहीं दिया गया, सड़कें ब्लॉक कर दी गई आपके द्वारा। मैं आपको 50 के बता दूं, इसी से अलग अलग थानों में गिरफ्तार करा। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जनता का इनको क्या समर्थन है। और उसके बाद जो है, जो मीडिया में जो बयानबाजी, बयानवीर कहता हूं मैं तो उनको, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे टीकाराम जूली हो, आज तो अशोक गहलोत साहब का भी कोई बयान आ गया, मैं आते आते ही उसको देख रहा था। बयानवीर हैं, सड़कों पे धरने प्रदर्शन इनसे नहीं होते। कांग्रेस अभी, हाँ एक चीज और मुझे याद आ गई, जो कहते हैं कि साहब ये बयानबाजी 2014 के बाद बिगड़ी है। अरे भैया, अब तक तो आप सत्ता की मलाई खाते रहे, पहली बार अब आपको इतना लंबा समय जो है ना विपक्ष में बैठने का जो है स्वाद चखना पड़ा है, तो अब आप बौखलाए अब अनर्गल बात करते हो, तो उसके प्रतिपक्ष में, उसके प्रत्युत्तर में कभी कभी हमारे सांसद कुछ बोल जाते होंगे जिसका आपको इतना तिल मिला के आपको बुरा लग जाता है। भी आपको बुरा क्यों लगता है? समय की सीमा कहना चाहूंगा कि देश की जो सरकार होती है उसको बड़ा, जो परिवार का भी बड़ा होता है, जो देश का भी बड़ा होता है, मुखिया होता है, उसको बड़ा दिल रखना पड़ता है। और उसके सबसे बड़ी बात, सत्ता पार्टी जो है वो विपक्ष के नेता को दी गई धमकियों का उन्होंने आज तक संज्ञान नहीं लिया। देखिए, इनके नेता ने कुछ कह दिया, वो बात समझ में आती है, परंतु दुख इस बात का है आशीष जी, आज राहुल गांधी जी के परिवार में 2-2 शहादत हो चुकी है।
आजकल को आज इनके क्या ये आज ये कोई कुछ चक्र तो नहीं चल रहा। आज भाजपा के नेता लगातार कभी कोई उनकी जान, कोई उनकी दादी जैसा हज करने की धमकी दे रहा है, कोई जीप काट के लाने की बात कर रहा है, कोई आतंकवादी बताने की बात कर रहा है। मैं इस बात को कह रहा हूं कि क्या सरकार का आपने भारतीय जनता पार्टी के मुखिया के नाते नहीं, परंतु आपने भारत की सरकार के नाते जो आपकी जिम्मेदारी है कि भारत के पंक्ति पंक्ति बैठे नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और उसकी सुरक्षा को यदि किसी के जैसे खतरा होता है तो उसको आप उसको सजा देंगे या फिर उसको रोकने का पाबंद करने का काम करेंगे। तो क्या आपने सरकार के मुखिया के नाते अपने पार्टी के नेताओं के ऊपर इस तरह की कोई कार्रवाई की आपने कि देश के नागरिक के नेता संक्षेप के खिलाफ आपने कैसे बयान दे दिया? क्या आपने उनके खिलाफ सरकार के नाते कोई मुकदमा दर्ज किया? नहीं किया आपने मुकदमा दर्ज। आपत्ति इस बात की है, नेता की आपत्ति है, सरकार की आपत्ति है, सरकार क्यों मौन बैठी है इस मामले पर? बिल्कुल संक्षेप में कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की जान को खतरा है। क्या इनके पास इनपुट है इस तरह का? इनपुट तो आपके नेता बयान दे रहे हैं, कोई जीप काट लाने की बात कर रहा है, कोई दादी जैसा हज करने की बात कर रहा है। तो इस पे बहस हो चुकी है। बयान है तो आपने मुकदमा दर्ज किया है। भारत में तो इस बात का भी प्रोविजन है, कानून में इस बात का प्रोविजन है कि कोई गलत बयान देता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। आज सोनिया गांधी जी क्या बोली हैं और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी कभी 7 जन्मों में प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, उनको हम संसद में कैंटीन खुलवा वो अलग मामला है, वो राजनीतिक बयानबाजी नहीं बन पाएंगे। आप भी जान से खेलने की बात करेंगे। आज ये कौन सी बात है कि जीप काट के ला दो, दादी जैसा हज हो जाएगा? गोविंद जी मैं गंभीर बात कहना चाहता हूं। गोविंद जी जल्दी से कंप्लीट करें, गंभीर बात कहना जल्दी से चाहता हूं। कंप्लीट करें। अगर इनके पास कोई इनपुट है तो उपलब्ध कराएं और नहीं है तो माफी मांगे। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आपके नेता ने जो बयान दिया, क्या सरकार ने कोई कार्रवाई की? उसमें कार्रवाई कीजिए, उसमें कार्रवाई कीजिए। गोविंद भाई साहब, अभी आप मुझे बैठ करके ऑन कैमरा कुछ गलत कह देंगे तो वो भी कानूनी जुर्म बनता है, जिसमें देश के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ सरकार का मंत्री इस तरह की बातें कर रहा है और सरकार का मुखिया चुप बैठा हुआ है। सरकार का मुखिया चुप बैठा है। चलिए ऐसे तो पौरुष जी, पीसीसी चीफ ने भी धमकी दी है कि आके बताए, एक ललकार दी है उन्होंने राज्यसभा सांसद को। उन्होंने कहा है तो ये तो बयानों की बात है। कार्यकर्ता विरोध करेगा और हमने आज सही कर दिया और हमने विरोध करा उनका जगह जगह तमाम सुरक्षा इंतजाम के बावजूद। हमारे कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए इनके मंत्री को, हमारे कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। चलिए तमाम जानकारी बिल्कुल अलग बात है। बिल्कुल आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद सिंह जी छीपा, बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी, आज दोनों आप इस चर्चा में शामिल हुए, अपनी अपनी बात आपने रखी है। रवनीत सिंह बिट्टू ने जो बयान दिया, बयान को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस में बवाल है, कांग्रेस की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।